दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम अंजू दीदी का दूसरा अंक पढ़ने जा रहे हैं। दूसरा अंक का पहला दृश्य। 20 वर्ष बाद पर्दा उसी डाइनिंग ड्राइंग हॉल में उठता है। उसी 20 वर्ष में उसी में यद्यपि पर्दों के कपड़े, मेजपोश और गद्दियों तथा तकियों के गिलाफ बदले गए हैं, लेकिन कमरों की सजावट और सफाई में वैसा अनंतर नहीं आया। केवल ड्राइंग रूम में किचन को जाने वाले दरवाजे के ऊपर अंजू दीदी का कद आदम चित्र ऐसा लगा है जैसे कमरे के दोनों भागों से नजर आ रहा है। चित्र की अंजू दीदी पहले दृश्य जैसी ही लगती है, उम्र में थोड़ी सी बड़ी और कुछ भयानक गंभीर। खाने के कमरे के सामने की दीवार पर एक 5 वर्ष पुराना कैलेंडर लटक रहा है। कितने वर्ष पुराना? 5 वर्ष पुराना। पर्दा उड़ते वक्त डाइनिंग टेबल की 5 कुर्सियां मेज के नीचे हैं। छठी पर अन्नो बैठी लेस बुन रही है। फिर से वही सब हो रहा है। अन्नो वैसी छठी पर लेस बुन रही है। अनिमा की वेशभूषा और बालों की बनावट में बेपरवाही वही 20 बरस पुरानी है। हाँ, उनमें कहीं कहीं सफ़ेद तार दिखाई दे रहे हैं और शरीर भी कदे मोटा हो गया है। कुछ क्षण बाद बाहर के कमरे से ओमी तेज तेज आती है, बिल्कुल अंजू दीदी की तरह, और जाकर किचन के दरवाजे पर नौकरानी की आवाज़ देती है। ओमी, मुन्नी, नाश्ता रखो मेज पर। तुम कर क्या रही हो? 8 बजने को आए हैं और नाश्ते का पता नहीं। सुनो जज साहब, आज इधर ही नाश्ता करेंगे। मुन्नी पृष्ठभूमि से। बस लिए आ रही हूँ मेम साहब। ओमी, नीलू बेटे, कपड़े बदल लिए तुमने? नीलू, जी जी हाँ जी, हो गया तैयार मम्मी। ओमी, मुन्नी, नीलम का नाश्ता उसके कमरे में पहुंचाओ और देखो राघु को भेजो नजीर साहब के पास। नजीर साहब के यहाँ साहब को बुला लाएं, आकर नाश्ता कर लें, फिर चाहे सारा दिन बैठे गप लड़ाएं। ओमी ओमी, शोर न मचाओ तो नाश्ता को 12 बज नहीं। ओमी कहती है, क्या करूं अन्नू मौसी? शोर न मचाओ तो नाश्ते को 12 बज जाए। अनिमा, सोचती हूँ यदि परलोक में भी आदमी इस लोक की खबर रखता है और आत्मा भी कोई चीज है, तो तुम्हें अपने पद चिन्हों पर चलते देखकर अंजू की आत्मा बड़ी प्रसन्न होती होगी। चुना भी तो बीसियों में से था, तो उसने तुम्हें। अंजू चाहती थी ऐसी बहू जो उसके घर को बिल्कुल उसकी तरह चला सके। हम मजाक किया करते थे कि तुम ऐसी बहू लाओगी जो पानी भी ड्राइंग टेबल पर जाकर पिए। फिर बैठ जाती है। ओमी, मैं कहाँ कर सकी उनकी तरह, ये कुछ करने ही नहीं देते। अनिमा, नीरज पर अपनी माँ की प्रतिक्रिया हुई। उसने अपने मामा को अपना आदर्श बनाया, पर अंजू के रहते वह सब कहाँ होता। और फिर श्रीपत जैसे सभी तो नहीं बन सकते। ओमी, मैं कोशिश करती हूँ कि नीलू अपने बाप के बदले अपने दादा दादी पर जाए। अनिमा, आज तुम्हें पूरे 8 बजे नाश्ता रखाते देखकर मुझे उन दिनों की याद आ गई जब अंजू जिंदा थी और मेज पर ठीक सुबह के 8 बजे नाश्ता आ जाता था। ओमी, हमारे घर में तो इन्होंने कोई टाइम रहने ही नहीं दिया और मैं इन्हीं के साथ बंधी हूँ, लेकिन बच्चे को मैं अब ठीक समय पर खिलाती पिलाती, पहनाती ओढ़ाती और सुलाती जगाती हूँ। मम्मी अपने नाना का जिक्र किया करती थी। इनको तो वे उन जैसा नहीं बना सकी, लेकिन मेरा नीलू जरूर उन जैसा बनेगा। अनिमा, कल से तुम जिस तरह लगी हो और 8 और आज उठते ही तुमने जिस तरह सब प्रबंध किया है, उसे देखकर लगता ही नहीं कि इस घर में कभी सुस्ती का राज्य रहा है। अंजू को मरे 5 वर्ष हो गए, इसका पता भी नहीं चलता। अंजू को मरे कितने वर्ष हो गए हैं? 5 वर्ष हो गए, नोट कर लीजिएगा। ओमी कहती है, जाने क्यों अन्नू मौसी, इस घर में आते ही मुझे लगा कि यदि मैंने सुबह उठकर ठीक 8 बजे नाश्ता न लगवाया तो अच्छा न होगा। मंदिर में जैसे पूजा का समय पूजा का समय धंधा होता है और पुजारी चूक जाए तो दिन भर उसके मन में खटक रहती है कि उससे गुनाह हो गया है। इसी तरह मुझे भी लगा कि ठीक 8 बजे नाश्ता मेज पर ना आया तो भारी अपराध हो जाएगा। अनिमा, जभी तो मैंने कहा कि मुझे उन दिनों की याद आ गई जब मैं अंजू के होते यहाँ आई थी। ओमी उत्साह से कहती है, मम्मी का सब काम घड़ी की बाकायदी से होता था और मैं चाहती हूँ कि हमारे घर में जो भी होता हो रहे, इस घर में सब काम वैसे ही घड़ी की तरह। और
अरे यह घड़ी तो खड़ी है। कल सारे कमरे की सफाई की, पर्दे बदले, तलपोश मेजपोश, गद्दियों और तकियों के गिलाफ बदले, घड़ी साफ कराई, पर चाबी देना भूल गई। अन्नो अन्नो मौसी, जरा मदद करना, इस घड़ी को चला दे। इसके टिक टिक के बिना कुछ भी ठीक न लगेगा। जरा इस मेज को वहाँ तक खिसकाने में मदद तो मैं इस पर चढ़कर स्वयं घड़ी ठीक कर दूँ। अनिमा, अरे नौकर को आवाज़ दो। ओमी, अभी 1 मिनट में ठीक कर दूंगी। अन्नो मौसी, घड़ी ठीक करने वाला नौकर तो इस घर में नया रखना पड़ेगा। ओमी, घड़ी घड़ी चलने लगी मौसी। जाने कब से इसे किसी ने चाबी नहीं दी। अरे यह कैलेंडर किसी ने उतारा नहीं। मार्च 1948, 5 बरस से लगा है। उसी महीने तो अचानक मम्मी का देहांत हो गया था। कब हुआ था देहांत? मार्च 1948 में। जब से मालूम होता है किसी ने नहीं उतारा। अनिमा, तुम लोगों तो खैर नौकरी से आए और चले गए, पर जीजा जी तो यहीं थे। जज बनने के बाद क्या इतने सुस्त हो गए कि? ओमी, फिर क्या? ओमी, नहीं, जज बनने की बात नहीं मौसी। दरअसल मम्मी के देहांत के बाद पापा को किसी बात की सुधि ही नहीं रही। जन उनका उनका तो जैसे अपने आप पर से अधिकार हो उठ गया है। नौकरों ने जो रख दिया खा लिया, जो दे दिया पहन लिया। ये कमरे में रोज साफ साफ होते रहे, लेकिन पिछले 5 वर्ष से पापा कभी इधर नहीं आए। अपने दफ्तर और उसके साथ के कमरों में खाते सोते और मित्रों से मिलते जुलते हैं। इधर की एक भी चीज उन्होंने बदलने नहीं दी। मुन्नी, नाश्ता रखो मेज पर। पापा का नाश्ता भी इधर रखो और उनसे आने को कहाओ। मुन्नी, जी अभी जाती हूँ मेम साहब। ओमी, और वह राधू नहीं गया? कहता उनसे जाकर कि समय से नाश्ता कर ले, फिर चाहे सारा दिन गप लगाते रहे। मुन्नी, गया हुआ है मेम साहब। ओमी, वापस आते हुए, आज पापा शायद इन 5 वर्षों में पहले दिन इधर नाश्ता करेंगे। मैं यहाँ रहती तो पापा को किसी तरह का कष्ट न होने देती। असल में उन्हें कभी आदत नहीं रही अपने आप को देखने की। उनकी हर ज़रूरत का ध्यान मम्मी रखती थी। बाथरूम में साबुन और तौलिया तक का रखना वे नौकर पर न छोड़ती थी। हम यहाँ रहे नहीं। इनकी नौकरी ही ऐसी है कि 6 महीने इस शहर में तो साल साल भर उस शहर में। 5 वर्ष की लगातार कोशिश और पापा की सिफारिश के बाद अब जाकर अपने शहर में नियुक्ति हुई है। तुमने तो देखा ही था मौसी, पापा कुछ बदलने ही नहीं देते। पर मैंने कहा कि सब वैसे ही होगा जैसा मम्मी के समय में होता था। हर चीज़ घड़ी के बाकायदे से चलेगी। ओमी उठकर दीवार से पर्दे तक चक्कर लगाती है। ओमी, इस घर की तो जैसे चूल्हे ही हिल गई है मौसी। यही मुन्नी है। कितनी देर से चिल्ला रही हूँ नाश्ता रखने को। कर तो जाती है ऐसी देर मम्मी के ज़माने में। फिर से ओवरऑल करना पड़ेगा इस घर को। जरा सा हंसती है, गले में पट्टियाँ सी बज उठती हैं। अनिमा, जीजा जी ने अपना रहन सहन बदल दिया है शायद। ओमी, शायद नहीं मौसी, यकीनन। नौकरों पर जो कड़ाई मम्मी के ज़माने में थी वह नहीं रही, पर अपने आप पर कड़ाई पापा ने कहीं ज़्यादा बढ़ा दी है। मम्मी के मरने के बाद उन्होंने अपना जीवन बड़ा बड़ा ही नियमित बना लिया है। और तो और उन्होंने शराब को मुंह तक लगाना छोड़ दिया है। अनिमा, जीजा जी तो लगभग रोज पीने लगे थे। ओमी, बरसों तक पीते रहे, पर पहले तो कभी कभी पीते थे, फिर रोज पीने लगे और यह घर नरक बनता चला गया। यही तो दरअसल मम्मी के बेवक्त मौत का कारण हुआ। अनिमा, तो क्या अब बिल्कुल नहीं पीते? ओमी, हाथ भी नहीं लगाते, बल्कि ये और उनके दोस्त भी इनके आँख बचा कर पीते हैं। अनिमा, तब तो अंजू की जीत हुई। ओमी, हमने तो पापा को कभी पीते नहीं देखा मौसी। मम्मी की मौत पर ही मालूम हुआ कि रोज पीते थे और छिपकर पीते थे। सुनती हूँ पहले कभी हाथ न लगाते थे। मम्मी को पसंद ही नहीं था उनका पीना, लेकिन फिर पीने लगे। एक बार बहुत पहले, मेरी शादी से भी 10-12 बरस पहले, मम्मी के छोटे भाई आए थे, बड़े पक्कड़ पियक्कड़ और सैलानी। जाते जाते बहाने से पापा को साथ ले गए। जब पापा वापस आए तो नशे में धुत थे। उसी रात मम्मी को पहला दौरा पड़ा। अनिमा, जैसे अपने आप से, मैं उन दिनों यहीं थी। लेकिन ओमी उसकी बात नहीं सुनती।
उठकर किचन की ओर जाने लगती है और मुन्नी नाश्ता के लिए हुए आती है। मुन्नी ओमी के पास से गुजरते हुए, क्या नीलम बाबू को नाश्ता खिला आऊं? तो इधर भी रखती हूँ। ओमी उसके साथ साथ जाते हुए, उसे खिलाने की ज़रूरत नहीं, अब वह बड़ा हो गया है, अपने आप खा लेगा। तुम उसको नाश्ता देकर आओ और इधर नाश्ता रखो। जज साहब को कहलवा नहीं आने को। मुन्नी, वे कहते हैं मेरा नाश्ता राघु के हाथ यहीं मेरे कमरे में भिजवा दो। ओमी, राघु के हाथ? राघु राघु में शक्ति भी है नाश्ता ले जाने की। अपना अपना आप ही लाए ले जाए तो बड़ी बात है। आया नहीं वह। मुन्नी, आ ही रहा होगा मेम साहब। ओमी, देखो तुम नीलम का नाश्ता रख कर जाओ और जज साहब का नाश्ता तैयार करो। मैं उनको नाश्ता देती हूँ, इतने में तुम इधर रख दो। देखो नीलम बेटे, अपना नाश्ता कर लो। मुन्नी को अभी तुम्हारे पापा और दादाजी का नाश्ता तैयार करना है। देखो वादा करके भी पापा नहीं आए। दरअसल मम्मी की अचानक मृत्यु ने पापा के दिल पर बड़ा असर किया। उन्हें लगा जैसे वे ही उनकी मृत्यु का कारण थे। अनिमा, एक तरह से तो उनका ख्याल ठीक है, लेकिन दरअसल अंजू खुद अपनी मौत का कारण है। ओमी, अब मैं क्या बताऊँ, हम तो बरेली में थे। कहाँ थे? बरेली में। जब हमें तार मिला, यहाँ आकर यही मालूम हुआ, जैसे कि मैंने कहा ना मौसी, बहुत पहले जब मामा श्रीपत के आने पर पहली बार पापा पीकर आए थे और मम्मी को पहला दौरा पड़ा था, तो पापा ने सौगंध खाई थी कि वे अब कभी न पिएंगे, लेकिन उन सौगंधों में रहते भी वे पीने लगे। मम्मी के दौरे बढ़ते गए। नसें तो उनकी कमज़ोर थी ही, इसलिए हर बार उनका क्रोध दुगने वेग से उभरता और वे पागल सी हो जाती। पापा कुछ दिन छोड़ देते पर फिर पीने लगते। बरसों तक यह क्रम चला और एक बार तो लगा कि मम्मी सचमुच पागल हो जाएंगी, क्योंकि पापा पीते ही न थे। पीकर वे सब हरकतें भी करते थे जिनसे मम्मी को चिढ़ थी। उठकर उद्विग्न कमरे में एक चक्कर लगाती। फिर ऐसा हुआ कि पापा ने पीना बिल्कुल छोड़ दिया। मम्मी अस्वस्थ हो गई। तभी कुछ दिन बाद उन्हें पता चला कि वे लगभग रोज पीते हैं। कचहरी में उन्होंने इसका प्रबंध कर रखा है। उस दिन जब पापा घर आए तो सुनती हूँ कि मम्मी को ऐसा भयानक दौरा पड़ा कि फिर वे उससे नहीं उठी। अनिमा, मैं उन दिनों यहीं थी, मैं सब जानती हूँ। ओमी, उस दशा में मम्मी की मृत्यु से पापा के दिल पर कुछ ऐसा असर हुआ कि उन्होंने फिर न घर न कचहरी, शराब को कभी हाथ नहीं लगाया। अपना जीवन नियमित बना लिया उन्होंने और एकदम सन्यासी से बन गए। मुन्नी, जज साहब का नाश्ता तैयार है मैम साहब। ओमी, मौसी, तुम मुन्नी से इधर नाश्ता रखवाना, मैं इतने में पापा को नाश्ता कराऊं। राघु, बहू रानी यह मुझे दे दो। तुम कष्ट न करो, मैं ले जाऊंगा नाश्ता, मैं रोज ले जाता हूँ। ओमी, हाँ तुम रोज ले जाते हो, पर आज आज से मैं ले जाया करूंगी। नीरज हंसते हुए, मैं इलाहाबाद में TRO था, तो रोज दफ्तर में बीसियों अर्जियां आती थी। मेरी तो वहाँ ससुराल है। कुछ तो राय साहब मुझे दूसरी जगह रहने न देते। कुछ मैं भी कोशिश न करता। जो आदमी मुझे मकान के लिए तंग करता, मैं कहता भाई क्या करूं, मुझे तो खुद मकान नहीं मिला, अपनी ससुराल में रहता हूँ। एक सरदार जी बहुत बार आ चुके थे और मैं उन्हें अनजाने में कई बार यही जवाब दे चुका था। एक दिन जल कर कहने लगे, पंजाबी सर में नकल लगाते हुए, बादशाहो, अगर सीढ़ी भी ससुराल इत्थे होंदी तो हम भी कभी आपको तंग करने ना आउंदे। जोर से ठहाका लगाता है, नजीक उसके ठहाके में योग देता है। नीरज, ऐसे ऐसे बीसियों किस्से हैं। अब गर्जमंदों और ज़रूरतमंदों का ख्याल करें, उन दोस्तों का ख्याल करें जो समझते हैं कि हमें कान से पकड़कर हमसे सब काम करा सकते हैं। उन गांधी टोपियों का ख्याल करें जिन्हें पहनने वाले यह सोचते हैं कि उन्हें देखते ही TRO तो दूर कलेक्टर तक को अदब से खड़े हो जाना चाहिए और ज़रूरत पड़े तो अपने ससुर को निकाल कर उनके ससुर को उसमें जमा देना चाहिए। जोर से ठहाका भरता है। मैंने इन सब खुदाई फौजदारों के तगादों का एक ही कल निकाल रखा है। उन सब के टॉप प्रायोरिटी
टॉप प्रायोरिटी पर रहते हैं, पर उनकी अर्जियों और सिफारिशों फाइलों के नीचे दबी रहती हैं और कभी वक्त पर नहीं मिलती। नज़ीर, और केस उनके टॉप प्रायोरिटी पर रहते हैं। नीरज, और केस उनके टॉप प्रायोरिटी पर रहते हैं। दोनों अनायास ठहाका लगाते हैं। नीरज, इन गांधी टोपियों और इनकी सिफारिशों का सबसे इसके अलावा कोई इलाज नहीं। नज़ीर, तुम्हें यकीन ना आएगा, पिछले दिनों हमारे दफ्तर में 2 चपरासियों की जगह खाली हुई। एक चपरासी का नाम ऊपर से आया, वैसे मिनिस्टर के भतीजे के साले का साला या बहनोई या जाने क्या था। जब मैंने आनाकानी की तो डायरेक्टर ऑफ प्रोग्राम्स ने फ़ोन किया कि मिनिस्टर ने स्वयं उसके नाम की सिफारिश की है। मुझे बड़ा क्रोध आया। मैं स्टेशन डायरेक्टर न हुआ घसियारा हो गया, जो एक चपरासी भी अपनी इच्छा से नहीं रख सकता, और एक वह जमाना था कि हम पीए तक सीधे भर्ती कर लेते थे। मैंने फ़ोन के उत्तर में कह दिया, बजट कट जाने और ऑल राउंड इकोनॉमी ड्राइव के कारण मैंने वे नौकरियां छाड़ दी हैं। जब तक बजट बहाल नहीं हो जाता, मैं कोई चपरासी नहीं रख सकता। बड़े साहब बड़ा सिट पिटाए, पर उनका जूता उनके सिर। इकोनॉमी ड्राइव चल रही थी। वे स्वयं बचत करो का शोर मचा रहे थे। मेरे इस जवाब पर चूँ तक न कर सके। आत्मतोष से हंसते हैं। नीरज भी उनकी हंसी में योग देता है। ओमी आज जज साहब के कमरे से निकलती है। ओमी, आज फिर हंसिए, अब फिर हंसिएगा, पहले नाश्ता कर लीजिए। नीरज, हंसने से तो मेरी जान नाश्ते को कोई संबंध नहीं, हम नाश्ता करते हुए भी हंस सकते हैं। ओमी, कल आप कलेक्टर हो जाएंगे, पर बात आप पर बात आपको तब भी करनी ना आएगी। नीरज, कलेक्टर तो खैर मैं इस जन्म में भी नहीं होता, हो भी जाऊं तो। ओमी, बातें फिर कीजिएगा, चलिए नाश्ता कीजिए, चाय ठंडी हो जाएगी। चलिए नज़ीर, चलिए क्या लिखा है, चलिए नज़ीर भाई। नज़ीर, नहीं भाभी, अब नहीं, हम तो फिर आएंगे। रेफ्रिजरेटर में कुछ सोडे की बोतलें रखवा छोड़िएगा। ओमी, लेकिन पापा ने तो। नज़ीर, वह हम जानते हैं भाभी। जज साहब सब शहर जज साहब जब शहर को जाएंगे, जभी हम जाएंगे। अच्छा, बाय बाय। हाथ को सिर पर तक उठाता हुआ चला जाता है। नीरज, अरे भाई, एक प्याला चाय तो। सेकंड नज़र बिना मुड़े इनकार में हाथ हिलाता चला जाता है। ओमी, नीरज को साथ लिए ड्राइंग रूम में आते हुए, मैंने कितनी बार कहा है कि सबके सामने आप लोफरों की तरह ऐसे बातें ना किया कीजिए। आप अब सिटी मजिस्ट्रेट हो गए हैं। नीरज, सिटी मजिस्ट्रेट होकर क्या मैं आदमी नहीं रहा? ओमी, तो क्या आदमी का यही गुण है कि वह लोफर हो? जो सभ्य और शिष्ट है, वह आदमी नहीं पापा जी। नीरज, डाइनिंग टेबल के नीचे से कुर्सी घसीट कर उस पर बैठते हुए, तुम पापा की बात बेकार करती हो। पहली बात तो यह है कि वे हाई कोर्ट के जज हैं, और जज और सिटी मजिस्ट्रेट में बड़ा फ़र्क है। जज बड़ी सी विग लगाए, लंबा सा मुंह बनाए, ऊंची सी कुर्सी पर बैठा वकीलों के बयान सुनता और गहन गंभीर फैसले देता है। हाई कोर्ट के उस गंभीर वातावरण में जरा भी अशिष्टता या लोफरी की गुंजाइश ही कहाँ है। सिटी मजिस्ट्रेट को शहर भर के गुंडे, चोर बाजारियों, परमिट होल्डरों, सेठ साहूकारों और पुलिसियों से काम पड़ता है, और कोई शरीफ आदमी उन शरीफों के साथ कैसे निभा कर सकता है? क्यों मौसी? अनीमा, मैं तो न कभी सिटी मजिस्ट्रेट की अदालत में हाजिर हुई हूँ, न जज की। नज़ीर, सिटी मजिस्ट्रेट तो आपकी सेवा में प्रस्तुत है। जज साहब को देखने के लिए आपके उस कमरे की तशरीफ ले जाना होगा। ओमी, सारे मजिस्ट्रेट आपकी तरह लोफर होते हैं। नीरज, मेरे देखने में जितने आए हैं वे तो लगभग मेरे जैसे ही हैं, बाकी दूध के धुले ही छिपे हैं। तो मैं कह नहीं सकता, हर पेशे की अपनी खूबी होती है मेरी जान। मेरा ख्याल है मजिस्ट्रेट ऐसे ही आदमी को चाहती है। कोई शरीफ आदमी सफल मजिस्ट्रेट था या कलेक्टर हो ही नहीं सकता। ओमी, अपना प्याला बनाकर स्वयं ही बैठते हुए, आप अपने आईने में दूसरों को मत देखिए। चोर को सारी दुनिया चोर मालूम होती है। आपका ख्याल है कि नीलम बड़ा होकर कलेक्टर बनेगा तो अशिष्ट, असभ्य और लोफर होगा? आप यकीन रखिए, वह एक शरीफ, दयानतदार, सभ्य, शिष्ट और विनम्र हाकिम होगा।
मैं हमेशा उस बात की शिक्षा उसे देती हूँ, देख लीजिएगा। नीरज, तब वह क्लर्क होगा, कलेक्टर नहीं, इसका तुम विश्वास रखो। ओमी, क्लर्क? नीरज, डिग्निफाइड यानी ऊंचे किस्म का, शरीफ किस्म का क्लर्क, यही कोई सेक्रेटरी वेक्रेटरी। फिर मैं नीलम को कलेक्टर नहीं बनाना चाहता, मैं उसे क्रिकेट का कप्तान बनाना चाहता हूँ। ओमी, नीलम में शक्ति भी है फुटबॉल या क्रिकेट खेलने की। क्रिकेट का कप्तान तो आपको बनाना चाहिए था, आपको बनना चाहिए था। नीरज जोश से उठते हुए, अरे मेरी जान, क्या बात कही है तुमने। मैं तो बना ही था क्रिकेट का कप्तान होने के लिए। मामा जी ने कहा था, बेटे 2 घंटे पढ़ो और 6 घंटे तक डट के खेलो, निश्चय ही तुम क्रिकेट की कप्तान बनोगे। पर मम्मी पीछे पड़ी थी मुझे आईसीएस बनाने के। 6 घंटे पढ़ना और 2 घंटे खेलना पड़ा, मन क्रिकेट में आंखें पढ़ाई में। नतीजा तुम्हारे सामने है, न क्रिकेट के कप्तान न आईसीएस। ओमी, कलेक्टर तो आप अब भी बन सकते हैं। नीरज, वह शायद आज़ादी की बदौलत, जिनको पहले कोई 60 रुपए में भी न पूछता था, जिन वकीलों की 4 रुपए रोज रोज की प्रैक्टिस न थी, वे आजकल मिनिस्टर बने हुए हैं। फिर मेरे जैसा नायाब तहसीलदार अगर कलेक्टर हो जाए तो कौन सी बड़ी बड़ी बात है। मामा जी कहा करते थे, जिस जिस चीज़ पर मन हो वही करना चाहिए। कलेक्टरी में मेरा मन कभी था ही नहीं, मैं सदा क्रिकेट का कप्तान बनना चाहता था। ओमी, तो आप नीलम को क्यों कलेक्टर बनने से रोकते हैं? वह तो क्रिकेट का कप्तान नहीं, आईसीएस बनना चाहता है। नीरज, आजकल आईसीएस नहीं आईएएस हो गया है। ओमी, आईएएस? नज़ीर, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। ओमी, आईएएस ही सही। आई यह आईएएस का कंपटीशन देगा, और यदि आप बीच में टांग ना अड़ाएंगे तो निश्चय ही आईएएस हो जाएगा। नीरज, उसके मन में खास, हाँ खास, तुमने यह ख्याल पैदा कर दिया है जैसे आईएएस होना ही जिंदगी का चरम लक्ष्य है। ओमी, नहीं, चरम लक्ष्य तो क्रिकेट कप्तान बनना है। नीरज, कलेक्टरी का तो क्रिकेट की कप्तानी से क्या मुकाबला। एक तरफ सीएस नायडू मर्चेंट हजारों का मानकड़ या अमरनाथ को रख दो, और दूसरे पलटे उस कलेक्टर या कमिश्नर। मैं कहता हूँ मेरी जान, बराबर तुम जाएंगे। इस जिंदगी का उस जिंदगी से क्या मुकाबला। आज़ाद खुली हाथ पाँव और दिमाग की कमाई। ओमी, इसमें क्या हाथ और पाँव और दिमाग का काम नहीं, क्यों अन्नो मौसी। नीरज, है, लेकिन यहाँ वह आज़ादी और विस्तार कहाँ। यहाँ तो पग पग पर झूठ, फरेब, बदबयानती, कूटनीति, षड्यंत्र, वायर पुलंगी और कुष्ठा है। सिक्योरिटी है, पर उसे सिक्योरिटी का मोल बहुत बड़ा है। ओमी, पर आपको ऐसी सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं, आप न कीजिए यह सब। नीरज, अरे मेरी जान, मुझे कीचड़ में फेंक दो और आशा रखो कि मैं अपने कपड़ों को उसके छींटों से बचाए रखूं। यह कैसे संभव है? ओमी, कमल क्या कीचड़ में नहीं रहता? मैं अपने नीलम को इस सारे कीचड़ में कमल सा रहकर अपना कर्तव्य पूरा करना सिखाऊंगी। नीरज हंसकर, तुम लाख सिखाओ, इस दुष्चक्र में रहा तो उसे अनायास यह सब करना होगा, नहीं तो वह किसी प्रांत या केंद्र की सरकार के बड़े दफ्तर में फाइलों के साथ माथा फोड़ेगा। जिस अधिकार और हुक्मरानी के सपने तुम ले रही हो, वह सब इसी बदबदाइनी और षड्यंत्र के कीचड़ पर टिकी है। मैं तो आज भी यह सब छोड़कर क्रिकेट का कप्तान बनना पसंद करूं। ओमी, तो छोड़ दीजिए ना और बन जाइए क्रिकेट के कप्तान। नीरज, लेकिन क्रिकेट का कप्तान बनने के लिए जिस प्रैक्टिस और साधना की ज़रूरत है वह कहाँ से आए। उम्र का बेहतरीन हिस्सा तो मैंने झूठी हुक्मरानी का ख्वाब देखने में बिता दिया, लोगों के दिलों पर जिसका शासन हो। क्रिकेट की उस कप्तानी के लिए शुरू से डट कर 6 घंटे खेलना जरूरी था, मामा श्रीपत कहा करते थे। ओमी चिढ़कर, मम्मी कहा करती थी श्रीपत मामा ब्रेक है, ब्रेक। इस घर की आराम से चलती गाड़ी को उन्होंने एक ही बार आकर ब्रेक लगा दी। नीरज, और मैं कहता हूँ कि मम्मी स्वयं ब्रेक थी, जब तक वे जिंदा रही, उन्होंने इस घर की जिंदगी पर ब्रेक लगा रखी, उसे स्वतंत्रता से बढ़ने फूलने फलने नहीं दिया। और जब मर गई तो ब्रेक लगाती गई। ओमी, अपनी माँ के बारे में ऐसी बात करते हुए आपको शर्म नहीं आती? अन्नो मौसी क्या कहेंगी?
ओमी, अपनी माँ के बारे में ऐसी नीरज, मौसी क्या इस बात को नहीं जानती? रही शर्म की बात, तो मैं कोई झूठ बात तो नहीं कर रहा हूँ। तुम्हारा ख्याल है पापा क्या अपना जीवन जीते हैं? तुम और नीलम क्या अपना जीवन जीते हो? और मैं भी क्या अपना जीवन जीता हूँ? हम सब वही जीवन जी रहे हैं जो मम्मी चाहती थी कि हम जिए, या मम्मी के नाना चाहते थे कि दुनिया जिए। ओमी, तो क्या बुरा चाहते थे? समय से उठना, बैठना, खाना पीना, अपने सारे काम समय से करना और नियम से जीवन जीना क्या बुरा है? क्रिकेट के कप्तान क्या आप यूं ही बन जाएंगे, बिना किसी नियम से जीवन के जिए? क्रिकेट के कप्तान तो क्या जाने खिलाड़ी भी आप बन पाते या नहीं? पर मामी पर मम्मी आपको जो बनने देखना चाहती थी, उसके रास्ते पर जो उन्होंने लगा दिया, और आप यदि बहक न गए तो कलेक्टर या कमिश्नर होकर ही रिटायर होंगे। नीरज, मामा मामा श्रीपद मम्मी से कहा करते थे कि तुम्हें सेना में कोई छोटी छोटी मोटी कैप्टन या लेफ्टिनेंट हो जाना चाहिए। उस समय तो सेना में स्त्रियां ली न जाती थी, पर अब ले ली जाती हैं, और मैं कहता हूँ कि तुम्हें सच ही सेना में भर्ती हो जाना चाहिए। ओमी चिढ़कर, मामा श्रीपद ब्रेक थे ब्रेक। श्रीपद, मामा श्रीपद राय पधारते हैं। नीरज, मामा जी। श्रीपति, कहाँ कहो बेटे, कैसे हो? नीरज, आपकी दुआ है मामा जी। आप कहाँ से आ रहे हैं? श्रीपद, बम्बई से आ रहा हूँ और कलकत्ता जा रहा हूँ। कहाँ से आ रहे हैं? मुंबई से आ रहे हैं, कलकत्ता जा रहे हैं। कौन? श्रीपद, सोचा रास्ते में तुम लोगों से मिलता जाऊँ। सदियाँ गुजर गई तुम्हें देखे। और तो सब अच्छे हैं? नीरज, जी मामा जी। श्रीपद, जीजा जी कैसे हैं? नीरज, चल रहे हैं मामा जी। श्रीपद, सुना था हाईकोर्ट के जज हो गए हैं? नीरज, जी मामा जी। श्रीपद, यह तुम हर बात के साथ मामा जी क्यों करते हो? नीरज, मम्मी कहा करती थी कि बड़ों के साथ। श्रीपद, अदब के साथ बात करनी चाहिए। ओमी नीरज से, अब छोड़ो मामा जी को, इन्हें हाथ मुंह धोने दो। मुन्नी मुन्नी, जी मैम साहब। ओमी, बाथरूम में नया तौलिया और साबुन रखा, मामा जी नहाएंगे। श्रीपद, तो लगता है अंजू दीदी इस पर में अपने प्रतिनिधि छोड़ गई है, इस घर में अपनी प्रतिनिधि छोड़ गई है। तुम ठीक कहते थे नीरज, अपनी बीबी को तुमने सेना में भर्ती करा देना चाहिए। अरे भाई देख तो, क्या मैं गंदा लगता हूँ? क्या नहीं लगता कि अभी नहा कर चला आ रहा हूँ? नीरज, हाँ देखो क्या मामा जी गंदे लगते हैं। अनिमा, आप नहा कहाँ आए? आप तो चाय के पहले कभी नहाते न थे। श्रीपद, अरे भाई माफ़ करना, मैं पहचान नहीं पाया। एक युग के बाद देखा है तुम्हें। याद रह गई तुम्हें चाय से पहले मेरे न नहाने वाली बात। 20 बरस हो गए जब मैं आया था यहाँ। अनिमा, मुझे उस मुलाकात की एक एक बात याद है। श्रीपद, तुम असल में मुझे नहीं जानते। किसी बात को सनक की हद तक ले जाने का मैं कायल नहीं। जब मैंने देखा कि मेरी वह आदत सनक बन रही है, तो मैंने उसे छोड़ दिया। तुम चाय का एक गर्म प्याला बनाओ बेटी। ओमी लज्जारूण मुख लिए हुए चाय बनाने लगती है। अनिमा, चाय तो आप अपने हाथ से ही बनाकर पीते थे। श्रीपद, उस सनक को भी मैंने छोड़ दिया। दूध और चीनी दोनों एक एक चम्मच। नीरज, एक प्याला मेरे लिए भी बनाओ। ओमी, जरा मामा जी के साथ दिया जाए। आज आप भी लीजिए एक और प्याला मौसी। अनिमा, अच्छा मैं भी ले लेती हूँ। तो आपने उस सनक को भी छोड़ दिया? श्रीपद, किस सनक को? अनिमा, अकेले रहने की सनक को। यही जब बहुत पहले हम मिले थे तो आपने कहा था मैं शादी के सपने ही लेता हूँ, शादी कभी नहीं करता। श्रीपद, वह सनक भी छोड़ दी मैंने। नीरज, तभी मामा जी आप इतने साफ सुथरे और सभ्य दिखाई देते हैं। आखिर मम्मी की बातों का हुआ ना असर आप पर भी? श्रीपद, नहीं भाई वह बात नहीं, अंजू दीदी का तो मुझ पर क्या असर होता। बात कुछ और ही है, चाय पीता है। नीरज, क्या है? साक्षात उत्सुकता से, वह क्या? श्रीपद, कुछ बरस पहले बम्बई की फिल्मी दुनिया में एक ऐसी स्त्री से भेंट हुई जिसे मैंने बिल्कुल अपने जैसा पाया। कोई फ्रेंड नहीं, कोई सनक नहीं, किसी रीति रिवाज के प्रति आग्रह नहीं। लगा कि आखिरकार अब अकेले ज़िंदगी बसर करने की कोई ज़रूरत नहीं और हम इकट्ठे रहने लगे। लेकिन
तब लगा कि हम स्वयं सनकी हुए जा रहे हैं, जानबूझकर हर रस्म रिवाज तौर तरीके को तोड़ रहे हैं। वे देवी तो मुझसे भी 4 कदम आगे, हम ही जो सनक का मजाक उड़ाया करते थे और फक्कड़पने को जिंदगी का चरम ध्येय समझते थे, अपने सर्कल में अच्छे खासे सनकी मशहूर हो गए। नीरज जोर से ठहाका लगाता है। श्रीपद, और फिर वही बातें जो अपने में अच्छी लगती थी, उन देवी जी में खासी बेतुकी लगने लगी। नीरज फिर ठहाका लगाता है। तब मैंने झट आदत बदल डाली। सुबह उठकर सैर को जाने लगा। रोज नहाने, अच्छे ढंग पहनने और लगभग वह सब करने लगा जो अंजू दीदी किया करती थी। तकलीफ तो बहुत हुई इतने दिनों तक की आदत बदलने में, लेकिन प्रस्तुत हट के साथ नई आदत डाली। एक दिन जब शाम को वापस आया तो क्या देखता हूँ कि घर आईने की तरफ साफ है, ऐसा कि अंजू दीदी ने भी कभी न किया होगा। मैं हैरान हूँ कि भगवान, क्या माजरा है। देवी जी से भेंट हुई तो मालूम हुआ कि वे तो मेरी प्रसन्नता के लिए वैसी फक्कड़ बनी थी। नहीं, उन्हें तो उन सब गंदगी से सख्त नफरत है। दस दस अन्नो वह दिनों दस बस अन्नो वह दिन सो आज दिन। उन देवी जी के घर से निकला हूँ तो फिर उधर का रुख नहीं किया। नीरज जोर से ठहाका लगाता है। अनिमा, उन श्रीमती जी का भी कुछ ख्याल किया? श्रीपति, शुक्र है कि अभी शादी नहीं हुई थी। कोर्टशिप ही चल कोर्टशिप ही चल रही थी। शादी हो गई होती तो न जाने क्या दुर्गति होती। अपने को दूसरे के अनुकूल बनाने के बदले अपने ही जैसा कोई दूसरा ढूंढ लिया होगा उसने। अनिमा, आप भी खूब आदमी हैं। श्रीपद, अरे अन्नो, मेरे सामने तो अंजू दीदी और जीजा जी की घरेलू जिंदगी घूम गई और भगवान कसम कसम मैं सर पर पाँव रखकर भागा। अच्छा भला काम चल गया था। बम्बई मैंने उसका मोह छोड़ा और कलकत्ता जाकर ही दम लिया। नीरज, लेकिन जब आपने अपनी आदत बदल ही डाली तो? श्रीपद, आदत तो बदल डाली थी, पर मेरी उस गंदगी और फकड़पने का जिक्र करते हुए उन देवी जी ने कुछ ऐसा मोह बनाया और उनकी आंखों में कुछ ऐसी घृणा का भाव प्रकट हुआ कि मेरी ओर रीढ़ की हड्डी की ठंडक की लहर दौड़ गई। मैं जान गया कि उनकी दह सफाई कहाँ जाकर खत्म होगी। नीरज जोर से ठहाका लगाता है। ओमी, आप मम्मी की सफाई का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन आप स्वयं मानते हैं कि वही गंदगी आपके दूसरों को में बुरी लगती थी। श्रीपद, मैं सफाई का मजाक नहीं उड़ाता, लेकिन यह सफाई जहाँ जाकर खत्म होती है उस सनक से डरता हूँ। ओमी, बिना सनक के कभी सफाई रह ही नहीं सकती। जरा ढील दीजिए, सफाई खत्म हुई। अच्छा, आदत के लिए कष्ट तो झेलना ही पड़ता है। मम्मी कहा करती थी, घर इतना साफ सुथरा होना चाहिए कि उससे सफाई की गंध आए। जिनकी नाक को इस गंध की आदत है, वे गंदगी को कैसे बदस्ती कर सकते हैं। आप कुछ दिन उन श्रीमती जी के साथ रहते तो आपकी जिंदगी सुधर जाती। श्रीपद ठहाका लगाता है। तुम अंजू की ही दूसरा रूप हो, लेकिन भाई हम उस गंध से वंचित ही भले हैं। ऐसी सफाई भी क्या जो जी का जंजाल बन जाए। पाव डाइनिंग टेबल पर रख लेता है। ओमी कोने में पड़ी एक तिपाई उसे आगे रख देती है। पाव इस पर टिका लीजिए। श्रीपद, मैंने गलत कहा। तुम अंजू दीदी से एक कदम आगे हो। तुम्हें किसी अस्पताल में की मैट्रन होना चाहिए। ओमी, इस प्रशंसा के लिए आभारी हूँ। चपरासी, सलाम हुजूर। नीरज, क्या बात है? चपरासी, परेड के शरणार्थी कैंप में दंगा हो गया है। बड़े साहब ने आपको अभी वहाँ जाने के लिए कहा है। नीरज, लो, यह दिन भी गया और मैं नीलम को क्रिकेट के प्रसिद्ध खिलाड़ियों की जिंदगी के हालात बताना चाहता था। ओमी, क्रिकेट क्रिकेट खुला क्रिकेट खिलाकर आप उसे बिगाड़ देंगे। मैंने कई बार कहा है कि इसके पढ़ने के समय आप क्रिकेट न ले बैठा कीजिए। नीरज, मैंने आज ही उसके लिए नया बैट और विकेटें मंगाई है। ओमी, बैट विकेटें लेकर वह करेगा क्या? उसे शौक भी हो खेलने का। नीरज,
शौक उसे हो अगर तुम उसे डराती न हो। मैंने तुमसे एक बार कह दिया कि मैं उसका आई IAS वाईएएस बनाना पसंद नहीं करता। वह बाउलर बनेगा वह बॉलर बनेगा, बैट्समैन बनेगा, क्रिकेट का कप्तान बनेगा। जब वह जब वह देश देशांतर में अपने नाम का डंका बजाकर आएगा तो तुम खुशी से फूली न समाओगी और मुझे धन्यवाद दोगी कि मैंने उसे क्रिकेट खेलना सिखाया। चलने को तैयार होता है ओमी उसके पीछे जाते हुए। चले कहाँ? नाश्ता तो पूरा करते जाइए, कब फिर जाने कब आते हो वहाँ से। नीरज कर तो लिया नाश्ता। ओमी कर लिया, दलिए को तो हाथ तक नहीं लगाया। चलिए चलिए पूरा नाश्ता कर लीजिए, फिर चाहे सारा दिन शरणार्थियों के साथ जाकर माथा फोड़िए। श्रीपद जीजा जी तो सैर को चले गए। मैंने सोचा था उनके साथ बैठकर चाय का एक प्याला पिएंगे पिएंगे और गप लगाएंगे। ओमी पापा पापा चाय पी चुके हैं और नाश्ता भी कर चुके हैं। श्रीपद तुम्हें तो बेटी सचमुच किसी बड़े सरकारी अस्पताल में मैट्रन नहीं चीफ मैट्रन हो जाना चाहिए। नीरज अच्छा मामा जी मुझे तो क्षमा कीजिए, मैं शरणार्थी कैंप जा रहा हूँ, वहाँ एक दंगा हो गया है। आप आज तो हैं, शाम को मिलेंगे। ओम चल देता है। ओमी आप कपड़े तो बदलते जाइए, इन्हीं कपड़ों में क्या बाहर चले जाएंगे। नीरज अरे क्या है इन कपड़ों में। ओमी नहीं नहीं, सूट पहन कर जाइए, नेकर कमीज में तो आप लोफर लगते हैं, अफसर नहीं। श्रीपद अंजू दीदी को दाद देता हूँ कि एन एन मैन अपनी मूर्ति छोड़ गई है। कहो अन्नो मेरी तरह रही या किसी मोटे पक्के खूंटे से बंध गई। शक्ल से तो जरा भी नहीं लगता कि बंधी हो। अनिमा बरस पहले जो आप सिखा गए कि शादी के सपने देखने में ही मजा है, सो अभी तक सपने ही देख रही हूँ। आपने तो बातों में कुछ खाया ही नहीं, एक आध 30 या 2-4 चम्मच लीजिए, दलिया लीजिए ना। श्रीपत यह मालूम होता है कि अंजू के बाद भी इस घर में ठीक 8 बजे नाश्ता बन जाता है तो खाकर ना आता, लेकिन अब तो अनिमा तो भी एक गर्म प्याला तो लीजिए। उठती है और जाकर पर्दे के पीछे नौकरानी को आवाज़ देती है। मुन्नी 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 दरवाजे में झांकती है। जी मौसी जी। अनिमा गर्म पानी तो रखा है ना। मुन्नी जी मौसी जी। अनिमा 2 कप गरम गरम चाय और ला। मुन्नी जी अच्छा। अनिमा 20 साल बाद आज भेंट हुई आपसे, जबकि मेरा ख्याल था कि कभी न होगी। श्रीपद मैं सैलानी आदमी अन्नो कभी एक जगह टिक कर नहीं रहा। अनिमा अंजू की मृत्यु के दिन मैं यहीं था। ख्याल था कि आप शायद आए। आपके तमाम पतों पर तार गए, पर उसका उत्तर 1.5-2 महीने बाद फ्रांस से आया। श्रीपत यूरोप की सैर का शौक था। जमींदार खत्म करना कांग्रेस के उद्देश्य का एक हिस्सा था, सो मैंने सोचा कि उससे पहले यूरोप हो आऊं। अनिमा मैं भी यूरोप गई थी। श्रीपत सच। अनिमा लेकिन जहाँ जहाँ गई आप वहाँ से पहले ही जा चुके थे। श्रीपद मुझे पता होता कि तुम मुझे छूने की कोशिश में हो तो मैं रुक जाता और तुम्हें पकड़ाई देता। अनिमा लज्जारूढ़ नहीं, छूने की बात नहीं, लेकिन ख्याल था कि शायद कहीं अचानक मिल जाए। श्रीपद जैसे 20 वर्ष पहले और 20 वर्ष बाद इसी कमरे में। कहो मुन्नी कैसी हो। मुन्नी आपकी दुआ है सरकार। श्रीपद सो यही हो मुन्नी जी सरकार। श्रीपद अभी भरी नहीं तबीयत, यहाँ से चलो तुम्हें कुछ बाहर की दुनिया भी दिखा लाएं। मुन्नी मालकिन सौंप गई हैं यह सब हमें सरकार। मालकिन मालिक मालिक और उनके बच्चों की सेवा में प्राण निकले, अब तो यही मनाते हैं सरकार। चली जाती है। श्रीपद अंजू के चित्र की ओर देखता है। श्रीपद मान गए भाई अंजू दीदी तुम्हारे जादू को। ओमी आती है। ओमी मामा जी यह बिस्तर और सूटकेस आपका ही था ना, बाहर बरामदे की सीढ़ियों पर। श्रीपद हाँ। आपने चपरासी से कहा क्यों नहीं कि बिस्तर और सूटकेस उठा दे। श्रीपद
श्रीपत, राघु को मैंने आवाज़ें दी, फिर सोचा कि शायद राघु यहाँ नहीं है। ओमी, अटैची और बिस्तर आपका गेस्ट रूम में पहुँचा दिया है। बिस्तर की चादरें मैली हैं, धोबी को भिजवा दी है। नाइट सूट भी भिजवा दिया है, लेकिन बिस्तर पलंग पर आपको नया धुला मिलेगा। और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो राघु से कह दीजिएगा, उसकी ड्यूटी लगा दूंगी। नाश्ता हो गया हो मौसी, तो ज़रा मेरे कमरे में आना। खन्ना के यहाँ से आदमी कुछ साड़ियाँ लाया है, ज़रा चुन देना। अनिमा, अभी आती हूँ। किसके यहाँ से साड़ियाँ आई हैं? खन्ना के यहाँ से, याद रखिएगा। श्रीपत, और मैं आज ही जाने की सोच रहा था। अनिमा, आज ही क्यों? श्रीपति, लगता है मैं यहाँ रहा तो फिर पहले जैसा लोफर हो जाऊँगा। अनिमा, क्यों? श्रीपत, इस सब में मेरा जी उलझता है। अनिमा, पहले जब आए थे तो जब कुछ ही घंटे में चले गए थे, अब आए हैं तो अब जाने की सोच रहे हैं। श्रीपत हंसकर, रो में रह सके री में है रखे उम्र, कहाँ देखिए थमे नए हाथ बाग पर है न पा है रकाव में। जरा जीजा जी से मिलना चाहता था, पर देखता हूँ उनका कमरा किसी सन्यासी का कमरा दिखाई देता है। कुछ ऐसा भय का आभास मिलता है वहाँ। अनिमा, सन्यासियों में और उनमें कोई अंतर नहीं। श्रीपद, पर वे तो वैसे सन्यासी नहीं थे। अनिमा, अंजू की मौत ने उन्हें सन्यासी बना दिया। अब न वे सिगरेट पीते हैं न शराब, समय से उठते हैं, समय पर नाश्ता लेते हैं, समय पर सैर को जाते हैं, सोने जागने पढ़ने लिखने हाईकोर्ट और घर और सैर और संध्या वंदन उनके वक्त का पल पल बंधा है। अपने कमरे के अतिरिक्त घर के किसी हिस्से में वे नहीं जाते। इधर तो महीनों नहीं भटके। श्रीपद चकित, लेकिन क्यों? क्या यह जज बनने का असर है? अनिमा, नहीं, अंजो की मौत का। अब वे सब कुछ उसी तरह करते हैं मानो अंजो मरी नहीं, जीती है। श्रीपद, अंजो की मौत का इससे क्या संबंध? अनिमा, न वे उतनी शराब पीते, न अंजो जहर खाती। श्रीपद, तो क्या अंजो ने जहर खा लिया था? मैंने तो सुना था कि बेहोशी से उसके प्राण निकल गए। अनिमा, हाय रे हाय, मेरे मुंह से क्या निकल गया? लेकिन किसी से कहिएगा नहीं, मेरे सिवा किसी को भी इस बात का पता नहीं। अंजो दौरे से नहीं मरी, उसने आत्महत्या की थी। अनिमा, यह मेरे मुंह से क्या निकल गया? लेकिन किसी किसी से कहिएगा नहीं, मेरे सिवा किसी को इस बात का पता नहीं। अंजो दीदी से नहीं मरी, अंजो दौरे से नहीं मरी, उसने आत्महत्या की थी। श्रीपद, आत्महत्या? अनिमा, बरसों पहले जब आप आए थे और जीजा जी आपको छोड़ने गए थे तो वापसी पर वे बेतरह धुत थे। उस रात जबरदस्त झगड़ा हुआ और अंजू को पहला दौरा पड़ा। फिर उधर जीजा जी की शराब नोशी बढ़ती गई, इधर अंजू के दौरे। आखिर जब एक बार उसकी जान पर आ बनी तो जीजा जी बड़े दुखी हुए और उन्होंने घोषणा की वे अब कभी शराब न पियेंगे। बोतलें गिलास सुरहियाँ सब तोड़ दी गई। अंजो अच्छी भी होने लगी। तभी अचानक एक दिन उसे पता चला कि शराब तो जीजा जी ने एक दिन को भी न छोड़ी थी, हर रोज पीते थे। कचहरी में उसका प्रबंध कर रखा था उन्होंने। उस दिन घर में भयानक झगड़ा हुआ। अंजू को बड़े जोरों का दौरा पड़ा। जब डॉक्टर दवाई दे गया तो और लगा कि उसे आराम है तो उसने मन की उद्भ्रांत दशा में जहर खा लिया। उसके तकिए के नीचे से 2 चिट्ठियां निकली, एक जीजा जी के नाम, दूसरी मेरे। जीजा जी को उसने लिखा, मैं मर रही हूँ, अब आप शौक से पीजिए, दिन रात पीजिए, मैं आपको तंग करने ना आऊँगी, मैं ही आपके रास्ते का कांटा थी। आशा है कि आपका जीवन अब निष्कंटक बीतेगा। श्रीपद श्रीपद मॉर्बिड। अंजू दीदी सख्त मॉर्बिड थी। क्या थी मॉर्बिड? अनिमा, मेरे नाम की चिट्ठी में उसने लिखा था कि एक बार की लगी यह छूटती नहीं। इन 10-15 वर्षों में जिंदगी नरक बन गई है। शराबी पति के साथ जिंदगी के बाकी दिन गुजारना मेरे लिए असंभव है। मैं जहर खा रही हूँ रोज की कला से, इन्हें और मुझे दोनों की मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन तुम किसी से यह ना कहना, मेरे शरीर चीरा फाड़ा जाए, मुझे पसंद नहीं। घोषणा कर देना कि फिट ही में अंजू की जान निकल गई और अपने जीजा जी को शर्म दिलाना
कि देखिए आपकी शराब नोशी का क्या दुष्परिणाम निकला। और मैंने जीजाजी को शर्म दिलाने में अंजू की अंतिम इच्छा पूरी कर दी। लेकिन इस घटना का मुझ पर ऐसा असर पड़ा कि मैं यहाँ से जाने के बाद यूरोप के दौरे पर निकल गई। मॉर्बिड अवस्थ चित्त, मॉर्बिड का मतलब अस्वस्थ चित्त, उद्भ्रांत। श्रीपद अंजू मॉर्बिड थी, मॉर्बिड और जालिम, खुद मरी और जीजाजी को भी मार गई। ओमी ड्राइंग रूम में छड़ भर झाँक कर आवाज़ देती है, मौसी जरा इधर आना। अनिमा आई। यह दस्तूर जमाबंदी है कैसा मेरी महफिल में। यहाँ तो बात करते तो तरसती हैं जमा मेरी। नीलम मामा जी मुझे डिस्टर्ब न कीजिए। श्रीपत तुम कौन हो? तुम कौन हो भैया, क्या नाम है तुम्हारा? नीलम मेरा नाम नीलम है और मैं सिटी मजिस्ट्रेट साहब का लड़का हूँ। श्रीपद नीरज का? तो बेटे मैं तुम्हारा मामा नहीं नाना हूँ। तुम क्या कर रहे थे मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया? नीलम मैं पढ़ रहा था नाना जी। श्रीपद पढ़कर क्या बनोगे? नीलम मम्मी कहती है कमिश्नर, डैडी कहते हैं क्रिकेट का कप्तान। श्रीपद तुम खुद क्या बनना चाहते हो? नीलम मैं तो कवि बनना चाहता हूँ। श्रीपद तुम पढ़ रहे थे या कविता कर रहे थे? नीलम कविता कर रहा था। श्रीपति सुनाओ तो कविता। कैसे कैसे वरदान मिले, बंदर को लंबी पूँछ मिली, गधे को लंबे कान मिले, हाथी को सूंड मिली लंबी, बुलबुल को सुंदर गान मिले। श्रीपद तुम्हें क्या मिला? नीलम मुझको कविता करना आया, कवि का दिल, कवि के प्राण मिले। श्रीपद वाह रे नीलम बेटे, तू तो बड़ा होकर टैगोर के कान काटेगा। खूब कविता किया कर। अब के कलकत्ता पहुंचकर मैं तेरे लिए कविता की बड़ी सरल और सुंदर किताबें भेजूंगा। क्रिकेट के कप्तान और कमिश्नर कवि के सामने क्या ठहरेंगे? वे दोनों घूमते तारों की तरह चंद दिन अपनी रोशनी दिखाकर चल देते हैं और कवि ध्रुव तारे की तरह चमकता रहता है। नीलम पर मम्मी कहती है कि यह सब पागलों का काम है, मुझे कमिश्नर बनकर जिलों पर राज करना है। कमिश्नर के बाद तू भी कमिश्नर, यहाँ तक कि गवर्नर बन जाएगा। और पापा कहते हैं कि तू क्रिकेट खेला कर, क्रिकेट खेलेगा तो मनकत हजारे अमरनाथ की तरह मशहूर हो जाएगा और दुनिया की सैर करेगा। वे मेरे लिए नया बैट, विकेट और गेंद मंगा रहे हैं। श्रीपद तू क्या बनना चाहता है? नीलम मैं तो कवि बनना चाहता हूँ। नाना जी आप पापा और मम्मी से कह दे कि वह मुझे कवि बना दे। मोहन में मैंने एक कविता भेजी थी, वह छप गई थी। कहाँ भेजी थी कविता? मोहन में। मैंने डर के मारे किसी को दिखाई नहीं। आप कह देंगे तो बड़ा अच्छा होगा। श्रीपद हम जरूर कह देंगे। हम तुम्हारी मम्मी को समझाएंगे कि कमिश्नर एक कमिश्नरी और गवर्नर एक प्रांत पर हुकूमत करता है, पर कवि की हुकूमत देश विदेश तक फैली है। और तुम्हारे पापा को समझाएंगे कि कवि क्रिकेट के खिलाड़ियों से नहीं बड़ा खिलाड़ी है और घर बैठे अपनी कल्पना के बल पर देश विदेश की सैर करता है। सो अब इसी बात पर अपने नाना के लिए दिया सलाई की एक डिबिया लेते जाओ। नीलम अभी लाता हूँ। खाली सिगरेट अंगुलियों से लीचे हुए श्रीपद आता है। मैं और वज्र में से यो तिस नाकाम आऊं। गर मैंने की थी तौबा, साकी को क्या हुआ था? नीलम दिया सलाई की डिब्बिया लाता है। श्रीपद दिए सिगरेट सुलगता है और दिया सलाई वहाँ फेंक देता है। नीलम नाना जी सिगरेट नहीं पिया करते। श्रीपद हंसता है। कौन कहता है? नीलम मम्मी कहती है। श्रीपद वे तुम्हारे लिए कहती होंगी, जब तुम बड़े होकर किसी के नाना बनोगे तो तुम्हें भी सिगरेट पीने की आज्ञा मिल जाएगी। ओमी नीलम तुम क्या कर रहे हो यहाँ? तुम्हारे पढ़ने का समय है क्या? बिना पढ़े तुम कमिश्नर बनोगे? नीलम मुझे कमिश्नर नहीं बनना मम्मी। ओमी और क्या क्रिकेट के बेकार खिलाड़ी बनोगे? नीलम मैं कवि बनूंगा। ओमी बन लिया कवि, अपने कमरे में बैठकर पढ़, मास्टर जी आने वाले हैं। श्रीपद कान पकड़कर उसके कमरे में ले जाती है। नहीं सॉरी, ओमी कान पकड़कर उसे कमरे में लेकर जाती है। श्रीपद अरे बेटी तुम तो बच्चों का कान उमेट दोगी। ओमी आप चुप रहिए मामा जी, अभी से ऐसी बातें करेगा तो कल क्या ना करेगा। और उसकी दादी इसके कमिश्नर के सपने
इसके कमिश्नर बनने के सपने लेती थी। दिया सिलाई की तीली फर्श से और डिबिया मेज से उठाती हुई चली जाती है। श्रीपत कुर्सी पर बैठा जाता है, टांगे पर मेज रखकर लेटा हो सिगरेट का कश लेता है। दूसरा दृश्य। कुछ क्षण बाद पर्दा फिर उठता है। श्रीपत पूर्ववत खाने की मेज पर जूतों समेत सोया हुआ है। चादर उसके सिर तक तकिया बनी हुई है। मेज क्योंकि इतनी लंबी नहीं कि वह टांगे पसार सके, इसलिए उसकी एक टांग दूसरी ओर घुटने पर है, लेकिन दोनों टांगें एक ओर झुकी हुई हैं और अलग हुआ चाहती हैं। मेज के पास फर्श पर आधे सिगरेट का टुकड़ा पड़ा हुआ है। घड़ी में 12 बज रहे हैं। दूसरे दृश्य में 12 बज रहे हैं। तीसरा दृश्य। पर्दा फिर उठता है। क्लॉक में 4 बजने के हैं। पहले अंक के तीसरे दृश्य में 3 बज रहे थे और दूसरे अंक के तीसरे दृश्य में 4 बजने को है। ड्राइंग रूम में काउच पर बैठी ओमी स्वेटर बुन रही है। खाने के कमरे में श्रीपत पूर्ववत सोया हुआ है। सिर के चादर नीचे गिरी हुई है और टांगें लटक रही हैं। अनिमा उसे उठा रही है। जब पर्दा फिर उठता है। अनिमा, उठिए 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 अभी। और कहते थे मैंने आदत बदल डाली है। बेचारी बहू को परेशान कर दिया। उठिए, सोना है तो जाकर कमरे में पलंग पर सोइए। श्रीपत, अन्नो जरा वह सिगरेट का टुकड़ा उठाना। अनिमा, हालांकि आपकी जेब में पूरी डिबिया होगी, उसमें से एक सुलगा लेते तो क्या बिगड़ जाता। श्रीपत, ओमी जाते जाते दिया सिलाई ही उठा ले गई। अनिमा, लेकिन मैं तो ले आई हूँ। श्रीपत, अरे भाई तुम कितनी अच्छी हो। 20 बरस हो गए लेकिन तुम्हें मेरी इस आदत की याद रह गई। अनिमा, लेकिन आपने तो अपनी आदतों को बदल लिया था। श्रीपत, लेकिन तुमने तो याद रखा। मैं और गाता है, मैं और बजवे में से यो तिल काम आऊँ। मैंने को थी तौबा, साको को क्या हुआ था। नीलम अपने कमरे से निकलता है। नीलम, मामा जी आप मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। श्रीपत, तुम कविता बना रहे हो। नीलम, नहीं मैं सवाल कर रहा हूँ। श्रीपत, पर तुम्हें तो कविता बनाना है ना। नीलम, मम्मी कहती हैं कि कवि पागल होते हैं, वह कहती थी कि आप भी कवि हैं। श्रीपत, और पागल है। अनु हंसती है। नीलम, आप 8 बजे से मेज पर सो रहे हैं। मम्मी मुझे दिखा गई है। मैं ऐसा कवि नहीं बनना चाहता। टैगोर जाने की मेज पर नहीं सोते थे। टैगोर खाने की मेज पर नहीं सोते थे। श्रीपत, मैं कवि नहीं हूँ, लेकिन कवि मेज पर भी सोते हैं, फर्श पर भी और गदेलों पर भी। यह कहीं नहीं लिखा कि मेज पर सोने वाला आदमी कवि नहीं बन सकता। लेकिन तुम जाओ बेटे, मन लगाकर सवाल करो। तुम्हारा ध्यान जो इतनी जल्दी कविता से हट गया, तो लगता है कि तुम्हारा ध्यान उसमें नहीं था। नीलम, दादाजी हमेशा कहते हैं हमको डिस्टर्ब न करो। क्या उनका भी ध्यान नहीं होता। श्रीपत, जैसे तुम हिसाब के सवाल करते हुए कविता या कहानी की बात सोचते हो, उसी तरह वे भी हंसते लिखते तुम्हारी दादी की बात सोचते लगते हैं। ओमी, नीलम तुम यहाँ क्या कर रहे हो। अपने नाना जी को सोने दो और जाकर अपने सवाल करो। कच्ची नींद से जग जाएंगे तो परेशान होंगे। श्रीपत, कच्ची नींद से तो मुझे अन्नों ने जगा दिया। नीलम, क्या जगाएगा। ओमी, पापा के आने का समय हो गया। मुन्नी, जज साहब के आने के समय हो गया है, पानी रख दो केतली में। अनिमा, आपने जहाँ दूसरी आदतें बदली, वहाँ क्या खाने की मेज पर सोने की आदत नहीं बदली। श्रीपत, कसम ले लो जो पिछले 20 वर्षों में कभी मेज पर सोया हूँ। यहाँ आने से पहले सोचता था कि अब के जाऊँगा तो जीजा जी के साथ बैठकर गप लड़ाऊंगा, एक ही चारपाई पर उनके साथ बैठूंगा और आराम से बिस्तर पर सोऊंगा। लेकिन यहाँ आकर मालूम हुआ कि अंजू दीदी अपनी प्रतिनिधि छोड़ गई है, जो कुछ बातों में अंजू के भी कान काटती है। तो न जाने क्या हुआ कि मैं फिर वैसा हो गया। मैं तो सच उसी वक्त चला जाता, लेकिन एक तो जीजा जी से भेंट नहीं हुई, दूसरे रात भर का थका हुआ था, इसलिए सो गया। बाथरूम किधर है, मैं जरा हाथ मुंह धो लूँ। अनिमा, उधर नीलम के साथ वाले कमरे में भी है, इधर जीजाजी के कमरे के साथ भी है। नीरज, लो मौसी, अब जाकर जान छूटी है उन शरणार्थियों से। अनिमा, बात क्या थी। नीरज, अब आपसे क्या कहें मौसी। कैंप की एक सड़क को शिकायत थी कि शरणार्थी अफसर उसे अपने घर इंटरव्यू के लिए बुलाया और उसे
सोने की कोशिश की। लड़की बड़े अच्छे घर की है, तकलीफ में है। उसने अफसर के मुंह पर तमाचा मार दिया। अफसर ने उसे बच्चलन कहकर कैंप से निकाल दिया। एक हंगामा मचा है। बड़ी मुश्किल से मामला सुलझाया। अनिमा, क्या होगा? नीरज, डीएम कह रहे थे कि शरणार्थी अफसर की तरक्की की सिफारिश कर रहे हैं। अनिमा, तो क्या इस सब के बाद उनकी तरक्की होगी? नीरज, शरणार्थी उन्हें बदलवाना चाहते हैं और डीएम उनकी तरक्की करवाना। एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे। ओमी आती है। ओमी, क्या पापा नहीं आए? अब जाकर छुट्टी मिली आपको। कहिए, खाना खाएंगे या चाय चाय ही ठोस लेंगे? नीरज, चाय वाय को छोड़ो, सोडे की कुछ बोतलें रेफ्रिजरेटर में रखवा दी कि नहीं? शरणार्थी अफसर शायद चला जाए, मैं उसे आज शाम बुला बुला आया हूँ। ओमी, बोतलें मैंने रख दी हैं, पर अच्छा यही हो कि आप यहाँ ना पिए। नीरज, क्यों? यहाँ क्यों ना पिए? ओमी, पहली बात तो यह कि पापा ने इस कमरे को उसी तरह रहने दिया जैसे मम्मी के समय में था। उस दूसरे मम्मी के जाने इसी कारण गई थी। तीसरे तीसरे पापा को शराब हाथ नहीं लगाते और मैं नहीं चाहती कि उन्हें बुरा लगे। नीरज, यह तो बिल्कुल बेतुकी बात है। मैं अपने घर में मेहमानों को बुलाऊं भी नहीं। ओमी, यदि आप नहीं चाहते कि इस बात को लेकर यहाँ कोई दूसरी दुर्घटना हो तो आप दूसरा प्रबंध कीजिए। मैंने प्रण किया है कि इस घर में सब कुछ वैसा ही होगा जैसे मम्मी के ज़माने में होता था। नीरज, फिर तुम ही बताओ कहाँ इसका प्रबंध किया जाए? ओमी, नज़ीर भाई के यहाँ कीजिए या उधर आपके ऑफिस में कीजिए, लेकिन इस डाइनिंग रूम अथवा डाइनिंग रूम में नहीं हो सकता। चपरासी साहब, वृंदा स्पोर्ट्स वर्क्स का आदमी या क्रिकेट का सामान दे गया है। वृंदा स्पोर्ट्स वर्क्स वर्क्स का आदमी यह सामान दे गया है। नीरज, लाओ दिखाओ। उससे लेकर बैट का कागज खोलता है, उसे फर्श पर टिकाकर उसके हत्थे पर जोर देकर देखता है। और वह एल्बम नहीं भेजा उसने? चपरासी, जी भेजा है। नीरज, नीलम नीलम नीलम, जी पापा। नीरज, तुम्हारे लिए क्रिकेट का सामान मंगाया है और देखो, इस एल्बम में क्रिकेट के सब खिलाड़ियों की फ़ोटो उनके नाम और काम समेत छपे हैं। चलो तुम्हें दिखाएं। तुम जरा नज़ीर साहब के यहाँ जाओ और कहो कि मुंह हाथ धोकर चले आए। नीलम, पापा जी, मैं तो सवाल कर रहा हूँ। नीरज, सुबह से तुम्हारे सवाल खत्म नहीं हुए। 5 बजने को आए हैं। अब 1-2 घंटे खेलो, फिर पढ़ लेना। गधे की तरह सारा दिन पढ़ाई का बोझ ढोओगे तो गधे बन जाओगे। ओमी, हाथ पैर या सिर तुड़वा लेगा तो आपको चैन आएगा। नीरज, चलो चलो, तुम्हें क्रिकेट के खिलाड़ियों के तस्वीरें दिखाएं, फिर कुछ क्षण खेलेंगे। ओमी, आप उसे निकम्मा और आवारा बनाकर दम लेंगे। नीरज, मौसी, अन्नो मौसी, तुम भी आओ। अनिमा, तुम ही जाओ भाई, मैं ना बैट पकड़ना जानू न गेंद फेंकना। नीरज, तुम जरा विकेटों के पीछे खड़ी हो जाना। ओमी, मौसी मौसी, नाक मुंह तुड़वा लोगी? अनिमा, अरे मैं रहूंगी तो नाक मुंह टूटने से बचे रहेंगे। इंद्र नारायण, मुन्नी मुन्नी मुन्नी, राधू राधू। ओमी, जी 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 पी। इंद्र नारायण, क्यों बेटी, क्या श्रीपत आया था? या मेरे ब्लॉटिंग पैड पर उसका बड़ा सा नाम लिखा है? ओमी, जी आए थे। इंद्र नारायण, कहाँ? कब आया? कहाँ है? श्रीपत, कहिए जीजाजी, कैसे मिजाज हैं? इन्हें यहीं रहने दो बेटी। इंद्र नारायण, अरे भाई, कब आए? कहाँ से आए? कैसे हो? श्रीपत, कुछ बात ना पूछे कुछ बात ना पूछो रिंदों की। कब हाथ बढ़े, कब पाँव उठे। आखिर जज हो गए ना, लेकिन भगवान कसम, शक्लो सूरत से आप जज नहीं, चीफ जस्टिस मालूम होते हैं। आप हमेशा 4 कदम आगे रहें जीजा जी। इंद्र नारायण, तुम तो श्रीपत वैसे के वैसे दिखाई देते हो। तुम्हारे तो बाल तक नहीं पके। मैं तो गंजा हो रहा हूँ। कहो किधर रहे? आज मुद्दतों बाद देखने को मिली है तुम्हारी सूरत। कहाँ कहाँ रहे? श्रीपत, अरे जीजाजी, यह ना पूछिए। यह पूछिए कि कहाँ नहीं रहे। एक जहान देख डाला इन 20 वर्षों में। आप अपनी कहिए। इंद्र नारायण, अरे भाई, हमारी क्या पूछते हो? सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। श्रीपत,
सुबह तो हमारी जीजा जी बस शाम को होती है, पर हम यह कोशिश करते हैं कि वह कुछ रंगीन हो जाए। उम्र तमाम होने के गम गम न रहे तो कहिए, फिर रहे न दिलगुशा का प्रोग्राम। इंद्रनारायण: अरे भाई, मैं जज हूँ। श्रीपत: तो गिलाड़ सही। इंद्रनारायण: नहीं, मैंने तो मुद्दत हुई पीना छोड़ दिया। श्रीपत: पहले ही आप कौन ज़्यादा पीते थे? इंद्रनारायण: नहीं, मैं पीने लगा था, लेकिन अब तौबा कर ली। श्रीपत: तो फिर आज तौबा टूट जाए। जिगर ने कहा है, तौबा करता हूँ तोड़ने के लिए। लीजिए, आज के दिन तोड़ दीजिए तौबा। पुकारता है यह अंदाज़ो नाज़े तौबा शिकन की आए वो जिसे दावा हो परसाई का। इंद्रनारायण: नहीं भाई, अंजू की मौत के बाद मैंने कसम खा ली थी कि मैं अब कभी नहीं पीऊँगा। ना मैं चोरी से पीने लगता, ना उसे वैसा फिट आता और न वह मरती। श्रीपत: फिट उसको आपकी शराबनोशी पर न आता तो किसी और बात पर आता। वह कमज़ोर नसों की मॉर्बिड औरत थी और नाना जी ने उसे सिर चढ़ा रखा था। इंद्रनारायण: जो भी हो, उसकी चिट्ठी की वे 2 पंक्तियाँ सदा मेरे मन में कचोटती रहीं। मैंने 2-1 बार चाहा भी, पर पी न सका। श्रीपत: लेकिन आपको मालूम नहीं अंजू कितनी मॉर्बिड थी, और वह अपने अभिष्ट की सिद्धि के लिए क्या कुछ न कर सकती थी। वह फिट से नहीं मरी, उसने उसने जहर खा लिया था। इंद्रनारायण: क्या कहते हो? श्रीपद: मैं ठीक कहता हूँ। फिट के बाद शायद आप शराब न छोड़ते, लेकिन जो बात वह जिंदगी में न कर सकी वह उसने मर के कर दिखाई। इंद्रनारायण: तुम्हें किसने बताया? श्रीपद: अन्नो ने। इंद्रनारायण: अन्नो? अनिमा: क्या बात है जीजा जी। इंद्रनारायण: यह श्रीपद क्या कहता है? इंद्रनारायण: क्या अंजू ने जहर खाया था? इंद्रनारायण: क्या अंजू ने जहर खाया था? अनिमा: क्या आपको इसलिए बताया था कि आप सीधे जीजा जी को आकर बता दें? श्रीपति: अंजू का तिलिस्म जितनी जल्दी टूट जाए अच्छा है। यह कोई जीवन जी रहे जीजा जी। ओमी: क्यों, इसमें क्या बुराई है? स्वयं में बाकायदी से ज़िंदगी जीना क्या बुरा है? आप क्या चाहते हैं कि यहाँ सुबह शाम बोतलें खुलें, कागे उड़ें, शोर और घमा चौकड़ी मचे? श्रीपद: वह दूसरी हद है। यह क्या ज़रूरी है कि आदमी सदा हदों पर रहे? बीच का मार्ग क्या ठीक नहीं? ओमी: लेकिन बीच के मार्ग पर रहना क्या आसान है? बीच का मार्ग अगर होता तो मम्मी को शायद शिकायत न होती। श्रीपद: अंजू मेरी बहन थी, और जितना तुम अपनी सास को जानती हो उससे ज़्यादा मैं अपनी बहन को जानती हूँ। ओमी: आपकी बहन भी तो आपको जानती थी। श्रीपद: अंजू मुझे जानती तो अपने हाथों अपनी ज़िंदगी का यूँ ख़त्म न करती। नज़ीर: अपने हाथों? नीरज: आप क्या कहते हैं? श्रीपद: मैं ठीक कहता हूँ। अंजू सख्त मॉर्बिड और जालिम थी, क्योंकि उसके नाना मॉर्बिड और जालिम थे। वह इस घर को घोड़ी की तरह चलाना चाहती थी, पर वह न जानती थी कि घड़ी मशीन है और इंसान मशीन नहीं। जब इंसान मशीन बन जाएगा तो वह दिन दुनिया के लिए सबसे बड़े खतरे का दिन होगा। इंसान का मशीन बनना सनक ही का दूसरा रूप है। अंजू यदि इससे समझती तो जीजा जी को चोरी से शराब पीने और अंजू को मरने की ज़रूरत न पड़ती। लेकिन अंजू ने जब देखा कि वह ज़िंदगी में अपनी सनक पूरी नहीं कर सकती तो उसने जहर खा लिया, और जिस काम में वह ज़िंदगी में सफल न हुई थी उसे मरकर हो गई। उस कमरे को देखो। 5 बरस में इसमें कोई जोर से नहीं हंसा, जोर से नहीं बोला। 5 बरस से इसमें सिगरेट या शराब का एक घूंट नहीं पिया गया। 5 बरस से यह अंजू की सनक को पालता रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ आज अंजू की सनक, उसके मूल्य, उसके तिलिस्म को तोड़ना ज़रूरी है, ताकि इस घर के वासी अपनी अपनी ज़िंदगी जिए। नीरज चाहे तो सिटी मजिस्ट्रेट होता हुआ भी क्रिकेट खेले, या मजिस्ट्रेट छोड़कर क्रिकेट खेले। नीलम आईएएस या क्रिकेट का कप्तान बने या न बने, पर कभी ज़रूर बने। और जीजा जी चाहे तो एक आध पैक पिए और एक एक आध शाम स्टैंडर्ड या गैलॉर्ड में गुजारे। लीजिए जीजा जी, उठाइए। लो भाई नीरज, तुम लोग भी लो। इंद्रनारायण गिलास उठाते हैं और अंजू के चित्र की ओर देखते हैं। जरा सी गलती पर अपनी सनक में तुमने मेरे 5 बरस रेगिस्तान बना डाले अंजू। मैं तुम्हें क्या कहूँ? इस कमरे पर वर्षों से तुम्हारा जादू तारी है, लेकिन श्रीपद ठीक कहता है, यह जादू टूटना चाहिए। इस घर को उस घड़ी की तरह नहीं, इंसानों की तरह जीना चाहिए। धीरे धीरे गिलास उठाते हैं, लेकिन ओठों के पास तक ले जाकर हाय रोक लेते हैं।
नहीं भाई, मैं नहीं पी सकता। अंजू के जुल्म और उसकी सनक की बात मैं मानता हूँ, पर जब उस सनक के लिए उसने जान दे दी तो मुझे उसकी रक्षा करनी ही चाहिए। जाने ज़िंदगी और कितने दिन हैं, क्यों इन चंद दिनों के लिए उसकी रूह को तकलीफ़ दूँ। दूस इंद्र नारायण, लेकिन तुम पियो, मौज करो, इस कमरे का जादू तोड़ो, हंसो, शोर मचाओ, जियो, लेकिन मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। सब सब की कर्तव्य विमूढ़ खड़े हैं। जब इंद्र नारायण अपने कमरे में चले जाते हैं और पर्दा सहसा गिर जाता है। दोस्तों, हमारा यह नाटक का दूसरा अंक यहाँ समाप्त होता है। मिलते हैं हम अपने अगले नाटक में, तब तक के लिए धन्यवाद।